अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की 47वीं किस्त मकार नजूमी का दूसरा हिस्सा। काफका चोर ने अंबर के मुंह पर रुमाल लपेटकर उसे रस्सियों से जकड़कर जंगले के साथ बांध दिया। मारिया अपने कैबिन में सो रही थी और नाग के सर पर इस कदर चोट मारी गई थी कि वो अपने कैबिन के बाहर राहदारी में बेहोश पड़ा था। अंबर बड़ा हैरान था कि नाग और मारिया कहाँ हैं, उनके खजानों को लूट ले जाने की खबर क्यों नहीं हुई, आखिर वो इतने गाफिल होकर क्यों सो रहे थे। फिर उसे ख्याल आया कि कहीं नाग को चोरों ने कत्ल तो नहीं कर दिया। अगर नाग को कत्ल कर दिया गया तो मारिया कहाँ थी? मारिया तो उससे किसी को नजर नहीं आती थी, उसे तो कोई कत्ल नहीं कर सकता था। अंबर चीख कर उन्हें आवाज भी नहीं दे सकता था क्योंकि उसके मुंह पर बड़े जोर से रुमाल बांध दिया गया था। रात गुजर रही थी। मशरक की तरफ आसमान पर सुबह की नीली नीली रोशनी नमदार होनी शुरू हो गई थी। वो जहाज के अरशे पर बंधा हुआ था। समंदर अब सुबह के हल्के हल्के उजाले में नजर आना शुरू हो गया था। मारिया की नींद पूरी हुई तो उसकी आंख खुल गई। वो आंखें मलती हुई बिस्तर पर से उठी और कैबिन का दरवाजा खोलकर बाहर राहदारी में निकल आई। वो सीधी बावर्ची खाने की तरफ जा रही थी कि अचानक उसने राहदारी के फर्श पर नाग को औंधे मुंह पड़े हुए देखा। वो भागकर उसके पास पहुंची और उसे आवाजें देकर सर दबाकर मुंह पर छींटे मारकर होश में ले आई। नाग भाई क्या हुआ? नाग ने उठकर अपना सर दबाना शुरू कर दिया। खुदा के लिए अंबर को जाकर देखो। मैं अंबर की चीख सुनकर बाहर को भागा कि किसी ने मेरे सर पर जोर से कोई चीज मारी और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। मारिया लपक कर अंबर के कैबिन में गई। कैबिन में अंबर का बिस्तर खाली पड़ा था। वहां जमीन पर टूटी हुई तलवार के टुकड़े पड़े थे। मारिया ने बाहर आकर नाग को बताया कि अंबर वहां नहीं। नाग अब होश में आ चुका था, अगरचे उसका सर सख्त दर्द कर रहा था। वो और मारिया जल्दी से अरशे पर आ गए। सुबह हो चुकी थी, हर तरफ रोशनी फैली हुई थी। ऊपर अरशे पर आकर उन्होंने देखा कि अंबर रस्सियों में जकड़ा अरशे के जंगले के साथ बंधा हुआ है और उसके मुंह पर रुमाल बंधा हुआ है। उन्होंने जल्दी से जाकर मुंह से रुमाल हटाया। अंबर ने मुंह खुलते ही कहा, चोर खजाना लेकर फरार हो गए। नाग ने कहा, उन्होंने मेरे सर पर डंडा मारकर मुझे बेहोश कर दिया था। वो तो अपनी तरफ से मुझे हलाक कर गए थे। किस्मत अच्छी थी कि बच गया। अंबर की रस्सियां खोल दी गईं। नीचे कैबिन में आकर उन्होंने तहखाने में जाकर देखा खजाना चोरी हो चुका था। नाग के सर में सख्त दर्द हो रहा था। अंबर ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसके सर पर तेल की मालिश की करके पट्टी बांध दी। अब वो गौर करने लगे कि ये लोग जो खजाना लूट कर ले गए थे कौन थे और कहां से आए थे। अंबर ने कहा, मैं हैरान हूं कि मारिया की भी आंख ना खुली। मारिया ने कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं कभी इस तरह गाफिल होकर नहीं सोई थी। खुदा जाने मुझे क्या हो गया था कि बेसुध बड़ी रही। नाग ने आहिस्ता से कहा, इस बेचारी का कोई कसूर नहीं, जो होना था वो हो चुका। अंबर बोला, आखिर उस अजनबी शहर में किसको खबर हो सकती है कि हमारे जहाज में एक खजाना भी है। नाग ने कहा, मेरे ख्याल में तो ये सारी कारस्तानी उसी मकार औरत की है जिसको हमने अपने जहाज पर सवार कराया था और हमने शहर में लाकर छोड़ दिया। वो जरूर हमारे खजाने का राज अपने साथ ले गई होगी और उसने जाकर अपने चोर साथियों को बता दिया होगा। अंबर बोला, यकीन नहीं आता कि एक मुसीबत ज़्यादा औरत भी ऐसा कर सकती है। मारिया ने कहा, अंबर भाई, वो जरूर कोई जासूस औरत थी, उसे हमारे खजाने की खबर हो गई थी। उसने हमारे साथ बेकस मुसीबत ज़्यादा औरत बनकर सफ़र किया और यहाँ ज़रूर उसके साथी होंगे। उनको जाकर उसने खजाने की खबर की और उन्होंने रात को जहाज पर हमला कर दिया। अंबर ने कहा, मैं उस शख्स की सूरत पहचान सकता हूँ। हट्टा कट्टा आदमी था, तलवार लेकर मुझे कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा। उसने मुझ पर दोबारा तलवार चलाई। पहली बार तलवार टूट गई, फिर उसने मुझ पर खंजर से हमला किया। अगर उसके साथी एकदम मुझ पर टूट न पड़ते तो मैं उन्हें काबू कर लेता, मगर उन्होंने एकदम मुझे रस्सियों में जकड़ दिया। मारिया ने कहा, हमें अपने खजाने को हर कीमत पर वापस लेना होगा। हम इस वक्त तक यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक हमारा खजाना हमें वापस नहीं मिल जाता। मैं इस शहर में जाकर उस मुसीबत ज़दा मकार औरत को तलाश करूंगी जिसने हमारे खजाने को चुराया है। मैं घर घर जाकर उसे ढूंढूंगी और फिर उसे पकड़कर यहाँ ले आऊंगी। नाग बोला, शायद वो औरत अब हमारे हाथ ना आए। चोर भी बड़े होशियार होते हैं, उन्होंने औरत को गायब कर दिया होगा। तलाश अगर करनी है तो उस आदमी की करनी चाहिए जिसने अंबर पर हमला किया था। उसकी तलाश सिर्फ अंबर ही कर सकता है। क्यों अंबर भाई, आपने उसकी शक्ल देख ली है? अंबर ने कहा, नाग ठीक कहता है, मैं उस शख्स को पहचान सकता हूँ। मेरा ख्याल है तुम लोग यहाँ बैठो, मैं शहर में जाकर उस शख्स को तलाश करता हूँ। मारिया बोली, अंबर भाई, उस चोर को भी मालूम है कि वो पहचान लिया गया है और तुम उसे दूर से ही पहचान सकते हो। जरूर यहाँ से चला गया होगा वो, या अगर इस शहर में होगा तो भेस बदल चुका होगा। उसको ढूंढना बेकार है। अंबर ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि हम खजाने को भूल जाना चाहिए। मारिया ने कहा, हरगिज नहीं, हम इतना कीमती खजाना चोरों के हवाले नहीं कर सकते और फिर हमें नाग पर हमले का बदला भी तो लेना है। किसी चोर को इतनी जरूरत नहीं हो सकती कि वो हमारे भाई पर हमला करे और हमारे होते हुए हमारे खजाने को उठा कर ले जाए।
आप लोग यहाँ बैठें, आज के दिन मुझे शहर जाकर चोरों की तलाश करने दें। अगर मैं नाकाम हो गई तो फिर सोच लेंगे कि आगे क्या करना है। नाग और अंबर ने मारिया को रोकना चाहा मगर वो ना रुकी, अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर उसे इजाजत देनी ही पड़ी। अंबर तो नाग के पास जहाज ही में रहा। मारिया ने खुद भी खाना खाया, अंबर और नाग को भी खिलाया और फिर खुदा का नाम लेकर काफका चोर की तलाश में जहाज से निकलकर किनारे पर आ गई। उसने किनारे पर आकर शहर की तरफ चलना शुरू कर दिया। शहर इतना बड़ा नहीं था, एक बस्ती थी जिसमें 2-4 बाजार थे। कुछ महल्ले थे जहां ज्यादा आबादी माहीगीरों और सीप की तिजारत करने वालों की थी। चलते चलते वो शहर की बस्ती में दाखिल हो गई। वो घोड़े पर सवार नहीं थी, पैदल चल रही थी। उसने एक चक्कर सारी बस्ती का लगा लिया। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। बच्चे मकानों के बाहर खेल रहे थे, दुकानें खुली थीं, लोग सौदा सलफ खरीद रहे थे, औरतें घरों में खाना पका रही थी। मारिया ने सोचा कि घरों में झांक झांक कर देखना चाहिए कि वो मुसीबत ज़दा औरत कहाँ है। उसने हर उस घर में दाखिल होना शुरू कर दिया जिसका दरवाजा उसे खुला दिखाई दिया। घरों में औरतें अपने अपने काम काज में मसरूफ थीं। कोई कपड़े धो रही थी, कोई बच्चों को नहला रही थी, कोई खाना पका रही थी, कोई कपड़े सी रही थी, कोई संदूक खोलकर उसमें से कपड़े निकाल रही थी, कोई घर की सफाई में लगी थी। मारिया ने कितने ही घरों में झांक झांक कर देखा, उसे वो औरत कहीं भी नजर न आई जो मुसीबत ज़दा औरत बनकर उनके साथ जहाज में सफ़र कर चुकी थी। मारिया कुछ नाउमीद सी हो गई। एक मकान में वो दाखिल हुई तो क्या देखती है कि सहन में एक तरफ कोठली का दरवाज़ा बंद है और अंदर से किसी औरत और मर्द के बोलने की आवाज़ें आ रही हैं। मारिया ने दरवाजे के पास कान लगाकर सुना। मर्द औरत से कह रहा था, अगर तुमने शोर मचाया तो मैं इसी जगह तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। चुपके से अपना जेवर और नकदी मेरे हवाले कर दो। औरत सिसकियां भर रही थी, मुझ पर रहम करो, मेरा खामद परदेस मेहनत करने गया है। उसने अपना पेट काट कर मुझे कुछ रकम बेची है जो बेटी की शादी के लिए रखी है। अगर तुम ये रकम लेकर उड़ जाओगे तो हम तबाह हो जाएंगे। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मारिया समझ गई कि ये कोई चोर है जिसने औरत को कोठली में बंद कर दिया है और अब उसके जेवरात और नकदी मांग रहा है। मारिया ने दरवाजे के सुराख में से अंदर देखा। एक कमजोर औरत बेचारी हाथ जोड़े जमीन पर बैठी थी। उसके सामने एक हट्टा कट्टा खौफनाक चेहरे वाला चोर खड़ा था। उसके हाथ में खंजर था। ये कोई बड़ा ही कातिल किस्म का चोर था जो दिन दिहाड़े इस घर में डाका डालने आ गया था। औरत ने कहा, मुझ पर रहम करो, मेरी बेटी पर रहम करो। चोर ने डांट कर कहा, खबरदार, एक लफ्ज़ भी जुबान से निकाला, जल्दी से सारे जेवर और नकदी मेरे हवाले कर दो, नहीं तो अभी तुम्हें खंजर मारकर कत्ल कर दूंगा। औरत रोने लगी। चोर ने उसके बालों को खींचकर उसे जमीन पर गिरा दिया और खंजरों की नोक उसकी गर्दन पर रख दी। औरत की चीख निकल गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, खुदा के लिए मुझे कत्ल न करो, मैं तुम्हारा सारा जेवर और नकदी लाकर दे देती हूँ। औरत उठी और उसने एक संदूक में से जेवर और नकदी की पोटली निकालकर कांपते हाथों से चोर के हवाले कर दी। तुमको मेरी बच्ची पर जरा रहम नहीं आता क्या? अगर तुम ये जेवर और रकम ले गए तो मेरा घर तबाह हो जाएगा। मेरा खामन सारी जिंदगी फिर ये रकम ना कमा सकेगा। हम सारी जिंदगी अपनी बच्ची की शादी ना कर सकेंगे। हम तबाह बर्बाद होकर रह जाएंगे। बकवास बंद कर और बूढ़ी खोसट औरत, ना मुझे तुम्हारी बच्ची से कोई दिलचस्पी है और ना तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी से कोई वास्ता है। ये कहकर चोर ने नकदी और जेवरात की पोटली को मजलूम औरत के हाथ से छीन लिया, फिर उसे धक्का देकर परे जमीन पर गिरा दिया। औरत वहीं पड़े पड़े सिसकियां लेने लगी। चोर ने दरवाजे की कुंडी अंदर से खोली और बाहर सहन में निकल आया। बाहर आते ही सबसे पहला काम उसने ये किया कि कोठली को बाहर से बंद करके कुंडी लगा दी। वो मारिया के बिल्कुल करीब से होकर आगे निकल गया। मारिया ने सोचा कि पहला काम तो ये करना चाहिए कि इस गरीब मजलूम औरत का जेवर और नकदी चोर से छीन कर वापस दिलानी चाहिए। उसके बाद चोर का पीछा करके मालूम करना चाहिए कि वो कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, क्योंकि हो सकता है कि उसका ताल्लुक भी उन चोरों से हो जिन्होंने खजाना चुराया है। मारिया चोर को उसी जगह मार कर गिरा सकती थी, मगर इस तरह से दो नुकसान होते। पहला नुकसान ये होता कि चोर की लाश उस घर में रह जाती। दूसरा नुकसान ये होता कि मारिया चोर का ताकुब करके ये मालूम नहीं कर सकती थी कि उसका ताल्लुक किस टोली से है और किस गिरोह से है। मारिया चोर के पीछे पीछे चल पड़ी। मकान से निकलकर चोर गली में से भागकर निकल गया। मारिया भी भागकर उसका पीछा करने लगी। चोर दिन दिहाड़े एक घर की सारी पूंजी को लूटकर बस्ती से बाहर निकल आया। मारिया उसके साथ साथ चल रही थी। चोर तेज तेज चल रहा था। मारिया को इतना तेज चलने की आदत नहीं थी। वो बेचारी थक गई, लेकिन अब उसके सिवा और कोई चारा नहीं था। चोर एक हवेली के आगे आकर खड़ा हो गया। यहाँ कुछ घोड़े दरख्तों की छांव में बंधे हुए चारा वगैरह खा रहे थे। चोर ने इधर उधर देखा और फिर एक घोड़े को खोला, उस पर छलांग लगाकर बैठ गया। मारिया ने भी यही किया। आगे बढ़कर एक घोड़े को खोला, उस पर छलांग लगाई और चोर के पीछे लगा दिया। हवेली के अंदर से एक मोटा आदमी भागता हुआ बाहर आया। उसने शोर मचा दिया, पकड़ो पकड़ो, चोर घोड़ा ले गया। मगर वहां कोई भी नहीं था जो चोर का पीछा करता। चोर घोड़े को बड़ी तेजी से भगाता हुआ बस्ती से दूर पहाड़ों में आ गया। मारिया भी उसके पीछे पीछे घोड़ा दौड़ाती चली आ रही थी। पहाड़ों में आकर जमीन सख्त हो गई थी। चोर ने घोड़े पर बैठे बैठे महसूस किया कि उसे पीछे एक और घोड़े के टापों की आवाज भी सुनाई दे रही है। उसने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा। पीछे मैदान दूर तक खाली था। कोई घोड़ा सवार उसका पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन घोड़े के टापों की आवाज मुसलसल आ रही थी। वो रुक गया। घोड़े के टापों की आवाज भी रुक गई।
वो आगे चला तो घोड़े के टापों की आवाज़ फिर सुनाई देने लगी। अगर वहाँ रेत होती तो आवाज़ ना आती। पथरीली ज़मीन पर मारिया के घोड़े के टापों की आवाज़ गूंज रही थी। मारिया ने महसूस कर लिया कि चोर को उसके घोड़े की आवाज़ सुनाई दे रही है। चोर ने घोड़े को रोका तो उसने भी घोड़े को रोक लिया। चोर ने घोड़े को चलाया तो मारिया ने भी घोड़े को चला दिया। काफी दूर चलने के बाद चोर एक जगह दरख्तों में रुक गया। यहाँ एक ठंडे पानी का चश्मा बह रहा था। चोर घोड़े पर से उतरकर चश्मे पर आकर पानी पीने लगा। उसने दौलत की पोटली अपने कपड़ों के अंदर छुपा रखी थी। वो कुछ घबराया घबराया सा था। उसे यूं लग रहा था जैसे कोई उसका बराबर पीछा कर रहा है। कौन पीछा कर रहा है ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। पानी पीकर वो चश्मे पर बैठकर आराम करने लगा। मारिया भी उससे थोड़े फासले पर रुक गई थी। वो घोड़े पर से उतरना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे मालूम था कि वो घोड़े पर से उतरी घोड़ा जाहिर हो जाएगा और उस घोड़े को देखकर चोर उठकर भागेगा। वो घोड़े पर ही सवार बैठी रही और चोर को तकती रही कि ये शख्स अब क्या करता है। चोर आराम करने के बाद उठा, घोड़े पर सवार हुआ और फिर आगे को रवाना हो गया। मारिया भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। दोपहर हो गई। चोर अब पहाड़ी गारों में सफर कर रहा था। मारिया उसका पीछा करते करते तंग आ गई थी। साफ मालूम हो रहा था कि वो इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर को जा रहा है जो वहां से काफी फासले पर है, क्योंकि उस जमाने में कोई भी शहर करीब नहीं हुआ करता था। मारिया ने पीछा करके चोर से पूछगिछ करने का ख्याल तर्क कर दिया। अब वो सिर्फ चाहती थी कि चोर से गरीब बेकस औरत का माल छीनकर वापस ले जाए और औरत को जाकर वापस कर दे। इस ख्याल से मारिया ने घोड़े को एड़ लगाई और चोर के करीब आ गई। चोर ने अपने पीछे घोड़े के टापों की करीब आती आवाज सुनी तो वो बागें खींचकर एकदम से रुक गया। कौन है? उसने जोर से पुकारा। मारिया रुक गई। उसने कोई जवाब न दिया। चोर ने इधर उधर बड़े गौर से देखा मगर उसे मारिया कहीं दिखाई ना देती, क्योंकि वो दिखाई दे ही नहीं सकती थी। कुछ देर वो हवा में कुछ सुनने की कोशिश करता रहा। फिर जाने उसके जी में क्या आई कि वो घोड़े पर से उतरा। उसने घोड़े को एक दरख्त के साथ बांधा और पैदल पहाड़ों में से होकर आगे चलना शुरू कर दिया। मारिया भी घोड़े से उतर पड़ी। अब जो चोर ने पलट कर देखा तो वहां एक और घोड़ा खड़ा था। वो तो हैरानी से पागल हो गया कि ये दूसरा घोड़ा कहां से आ गया और उसका सवार कहां है। चोर रुक कर पीछे देखने लगा। मारिया भी रुक गई। चोर आहिस्ता आहिस्ता घोड़े के पास आ गया। वो घोड़े को फटी फटी आंखों से देख रहा था। उसके लिए घोड़ा कोई जादू का घोड़ा था जो पहले गायब था और अब एकदम से जाहिर होकर सामने आ गया था। मारिया भी चोर के पास ही खड़ी थी। मारिया ने सोचा कि क्यों ना एक खास तरकीब पर अमल किया जाए। उसने घोड़े की बाग थाम ली। चोर ने देखा कि घोड़े की बाग गायब हो गई है। वो भागने ही वाला था कि मारिया ने उसे गरजदार आवाज में कहा, ठहर जाओ, अगर तुमने एक कदम उठाया तो मैं तुम्हें इसी जगह पत्थर कर दूंगी। मैं इस जादू के घोड़े की रूह बोल रही हूँ, खबरदार अपनी जगह से हिलना मत। चोर ने ये आवाज सुनी तो खौफ के मारे जहां खड़ा था वहीं खड़े का खड़ा रह गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसका बदन डर के मारे ठंडा पड़ गया। मारिया ने एक बार फिर उसे टोका, वापस पलटकर मेरी तरफ देखो। चोर वापस उन्हीं कदमों पर मुड़ा और घोड़े की तरफ देखने लगा। उसे एक औरत की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसे यकीन हो गया कि वो किसी बदरू के आगे फंस गया है। उसके पांव में अब इतनी ताकत ही बाकी नहीं रही थी कि वो आगे चल सकें। वो तो उसी जगह पत्थर सा बनकर रह गया था। मारिया ने कहा, गौर से मेरी बात को सुनो, मैं जादू के घोड़े की रूह हूँ। मैं अगर चाहूँ तो अभी शेर बनकर तुम्हें चीर फाड़ कर हड़प कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। बोलो, क्या मेरी बात मानोगे? चोर ने लड़खड़ाती जुबान में कहा, हाँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। ऐ घोड़े की रूह, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मारिया ने कहा, पहली बात तो यह है कि जिस औरत के जेवर और नकदी तुमने चोरी की है वो मेरे हवाले कर दो। दूसरी बात यह है कि मुझे बताओ कि तुम किसी ऐसे डाकू को जानते हो जिसने अभी एक दिन हुआ एक समुद्री जहाज से हीरे जवाहरात का खजाना चोरी किया हो? चोर बोला, मैं कसम खाकर कहता हूँ ऐ रूह कि मुझे कुछ मालूम नहीं कि समुद्री जहाज से हीरे जवाहरात का खजाना किसने चोरी किया है। मारिया ने पूछा, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? याद रखो, अगर तुमने मेरे सामने झूठ बोला तो मैं तुम पर ऐसी बिजली गिरा दूंगी कि तुम इसी जगह जल भुनकर कोयला हो जाओगे। चोर ने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं नहीं, ऐसा ना करना रूह। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मुझे ऐसे किसी चोर का इल्म नहीं जिसने जहाज में से कोई खजाना चुराया हो। मैं तो एक मामूली चोर हूँ और अकेला ही चोरियां करता हूँ। मारिया ने कहा, तुम इस तरह चोरियां करने के कहाँ जा रहे थे? क्या तुम्हारा कोई खुफिया ठिकाना है? नहीं, मेरा इस तरह कोई खुफिया ठिकाना नहीं है। मैं इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर जा रहा था। मारिया ने पूछा, अच्छा ये बताओ, क्या तुम किसी ऐसे चोरों के गिरोह को जानते हो जो बड़ी बड़ी चोरियां करता फिरता हो? चोर ने सोचकर कहा, एक गिरोह किसी जमाने में यहाँ डाके डाला करता था। मैंने उनके एक आदमी को इसी बस्ती अमान के एक सराय में देखा था। उस आदमी ने मुझे भी अपने गिरोह के साथ शामिल होने की कहा था, लेकिन मैंने कहा कि मैं किसी गिरोह के साथ नहीं मिलूंगा बल्कि अलग चोरियां करूंगा। मारिया ने कहा, वो सराय कहाँ है? चोर बोला, वो सराय समंदर के किनारे बस्ती के शुमाल में है। वहां लोग कहवा पीने भी जाते हैं। मारिया बोली, ठीक है, मैं वहां जाकर मालूम कर लूंगी। अब तुम खामोशी से औरत का माल मेरे हवाले कर दो। चोर की नीयत बदल गई थी। उसने बड़ी मुश्किल से चोरी की थी और उसे बड़ा कीमती जेवर और नकदी वगैरह हाथ लगी थी। वो उस माल को रूह के हवाले नहीं करना चाहता था।
मारिया ने जब दूसरी बार हुक्म दिया कि माल उसके हवाले किया जाए तो चोर एकदम उठ दौड़ा। उसने घोड़े पर छलांग लगाई और उसे सर पर दौड़ाना शुरू कर दिया। मारिया भी उसी वक्त छलांग लगाकर अपने घोड़े पर सवार हुई और घोड़ा चोर के घोड़े के पीछे डाल दिया। मारिया का घोड़ा गायब हो चुका था। घोड़े एक दूसरे के पीछे भागने लगे। पहाड़ी टीलों के बीच में उनकी दौड़ शुरू हो गई। घोड़े दोनों के बड़े तेज तरार थे। दौड़ते दौड़ते वो पहाड़ियों में से निकल कर एक बार फिर सहरा में आ गए। अब चोर का घोड़ा आहिस्ता हो गया। मारिया अपने घोड़े को आगे से चक्कर काटकर चोर के सामने की तरफ ले आई। चोर के लिए एक बड़ी मुसीबत यह थी कि वो मारिया के घोड़े को देख नहीं सकता था। कुछ दूर जाकर उसने महसूस किया कि वो आगे निकल आया है और घोड़े की रूह ने उसका पीछा करना छोड़ दिया है। बस यही घड़ी उसकी मौत की थी। चोर एक जगह रुक गया। वो रास्ता भूल गया था। उसने वापस जाने के लिए अपने घोड़े को मोड़ा ही था कि उसे किसी दूसरे घोड़े के जोर से हुनहुनाने की आवाज सुनाई दी। चोर कांप कर रह गया। जादू के घोड़े की रूह उसका बराबर पीछा कर रही थी। वो सीधा होकर भागने ही वाला था कि मारिया ने तलवार मारकर चोर का एक पांव काट दिया। चोर एक चीख मारकर घोड़े पर से गिर पड़ा। मारिया ने कहा, अगर तुमने मेरी बात मान ली होती और मुझे गरीब औरत का जेवर वापस कर देते तो मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलकर रहेगी। चोर रेत पर पड़ा हुआ था। उसकी कटी हुई टांग से खून बह रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, ऐ घोड़े की रूह, मुझे माफ कर दे, मैं सारा जेवर तुम्हारे हवाले करता हूँ। मारिया ने कहा, अब मैं तुमसे जेवर वापस ले रही हूँ, तुम जेवर मेरे हवाले नहीं कर रहे। मारिया ने घोड़े से नीचे उतरकर जेवर और नकदी की पोटली चोर से छीनकर अपने पास रख ली और चोर से कहा, अब मैं तुम्हें एक ऐसी सजा दूंगी जो चोर की सजा हो सकती है। उसके साथ ही मारिया ने तलवार मारकर चोर का दूसरा पैर भी काट दिया। चोर चीख मारकर तड़पने लगा। मारिया ने कहा, तुम एक चोर ही नहीं बल्कि पत्थर दिल जालिम कातिल भी हो। खुदा जाने तुमने जेवरों और रुपए पैसे के लालच में कितने बेगुनाहों के लोगों का खून किया है। तुम्हारी यही सजा है कि तुम्हारे दोनों पांव काट दिए जाएं ताकि दोबारा किसी के घर चोरी न कर सको। ये कहकर मारिया घोड़े पर सवार हुई और वापस चल पड़ी। चोर रेत पर तड़पता रह गया। उस जालिम चोर की यही सजा थी जिसने एक बेगुनाह औरत को उसके माल से महरूम किया था और उसके बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा था और उसे मारा भी था। मारिया घोड़ा दौड़ाती वापस शहर के पास आ गई। उसने अपने घोड़े को उसी हवेली के बाग में वापस बांध दिया जहां से उसने घोड़े को लिया था। यहां से वो पैदल ही मजलूम औरत के घर की तरफ रवाना हो गई। दोपहर का वक्त हो गया था। मारिया उस मुसीबत ज़दा औरत के घर में दाखिल हुई तो उसने देखा कि बेचारी औरत लुटने के बाद एक जगह दीवार के साथ टेक लगाए बैठी आंसू बहा रही थी। चोर उसकी सारी पूंजी लूट कर ले गया था। अब उस बेचारी के पास कुछ भी नहीं बचा था। मारिया कदम कदम चलती उसके पास जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने बड़ी खामोशी से कुछ कहे बगैर सोने के जेवर की पोटली औरत के आगे फेंक दी। मुसीबत ज़दा औरत ने अपने जेवरों को देखा तो दंग रह गई। ऐ खुदा, मेरा जेवर वापस मिल गया, मैं तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। मारिया का दिल खुशी से बाग बाग हो गया। उसने औरत से कुछ न कहा और वहां से बड़ी खामोशी के साथ वापस निकल आई। उसके दिल को बड़ी खुशी हो रही थी कि उसने औरत की खुशियां उसे वापस दिलाकर एक बड़ा ही नेक काम किया था। सच्ची बात भी यही है कि दुनिया में वही इंसान एक अच्छा इंसान होता है जो किसी दूसरे मुसीबत ज़दा इंसान के काम आता है। परेशानी और मुसीबत में किसी इंसान की मदद करके जो खुशी हासिल होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। इंसान दुनिया की सारी दौलत देकर भी वो खुशी नहीं खरीद सकता, मगर नेक काम करने वाले इंसान को खुदा ऐसी खुशियां मुफ्त दे देता है। अभी काफ़ी दिन बाकी था। दोपहर खूब लगी हुई थी, धूप पड़ रही थी और गर्मी बहुत थी। मारिया ने सोचा कि वापस जहाज पर जाने के बजाय समंदर किनारे शहर के बाहर वाली सराय में चलकर चोरों के गिरोह का सुराग लगाना चाहिए। वो शहर की गलियों और तंग बाजारों में से होती शहर के मगरबी किनारे पर आ गई। चोर के कहने के मुताबिक यहाँ दूरी से उसे एक सराय नजर आई। मारिया ने सोचा हो ना हो यही वो सराय होगी जहाँ चोर ने कहा था कि उसे चोर गिरोह का सुराग मिल सकता है। सराय के बाहर चबूतरे पर एक मोटा यहूदी बैठा लोगों में पैसे लेकर खाना तकसीम कर रहा था। अब मारिया को भूख भी लग रही थी। मारिया चबूतरे के पास आ गई। मोटा यहूदी मालिक मट्टी की रकाबियों में बकरे का भुना गोश्त डालकर ग्राहकों को दे रहा था। जब तक ग्राहक पैसे ना देता वो गोश्त की रकाबी अपने हाथ में ही रखता। भूख से मारिया की जान निकल रही थी। उसने आगे बढ़कर मोटे यहूदी के हाथ से गोश्त की रकाबी छीन ली। मोटा तो हक्का बक्का होकर रह गया। उसने शोर मचा दिया, अरे पकड़ो, मेरे हाथ से रकाबी कौन ले गया? मोटे यहूदी ने एक मुसाफिर की गर्दन दबा दी। तुमने ही मेरे हाथ से गोश्त की रकाबी छीनी है, लाओ उसके पैसे दो। मुसाफिर ने बहुतीरा कहा कि भाई, मैंने तुम्हारे हाथ से गोश्त की रकाबी नहीं छीनी। मगर मोटा मालिक भला कहाँ मानने वाला था। उसने गरीब दुबले पत्ते मुसाफिर को मारना शुरू कर दिया। अब तो मारिया को बड़ा गुस्सा आया कि ये कमबख्त ख्वामख्वाह एक शरीफ आदमी को मार रहा है। मारिया ने मोटे मालिक की गर्दन पर इस जोर से मुक्का मारा कि वो बुखलाकर पीछे मुड़ा। अरे जालिम, ये मुक्का किसने मारा? अरे पकड़ो, अरे मार डाला। जिस मुसाफिर को उसने पकड़ रखा था वो भाग गया।
मारिया ने पीछे से कुछ रोटियां भी उठा ली और बड़े मजे से एक तख्त पोश पर बैठकर खाना शुरू कर दिया। गोश्त बड़े मजे से भुना हुआ था। खूब खा पी कर मारिया उठी और सराय के अंदर जाकर एक बेंच पर कोने में बैठ गई और बड़े गौर से मुसाफिरों को तकने लगी जो इधर उधर बैठे कहवा पी रहे थे। ये वही सराय थी जहां काफका अपने चोरों के साथ अक्सर कहवा पीने आया करता था। उस सराय में उसने एक कोठड़ी भी ले रखी थी। अब वो यहाँ नहीं था, कोठड़ी पर ताला पड़ा हुआ था, क्योंकि जहाज में से खजाने का संदूक चोरी करने के बाद काफका पहाड़ों में अपनी कमी गाह पर चला गया था। मारिया एक एक मुसाफिर को बड़े गौर से देख रही थी। अचानक बाहर से एक आदमी सराय में दाखिल हुआ। उसे अंदर आता देखकर सराय का मोटा मालिक भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। उस आदमी ने मोटे को अपने सामने बैठने का इशारा किया। मोटा यहूदी बैठ गया तो वो अजनबी आदमी मुंह आगे करके उससे बातें करने लगा। मारिया ने सोचा कि उनकी बातें सुननी चाहिए। वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर दोनों के पास आ गई। मोटा यहूदी कह रहा था, जनाब मेरा हिस्सा अभी तक मुझे नहीं मिला। सरदार से कहना कि मैं उनका पुराना गुलाम हूँ, फिर इस बार मुझे भुला क्यों दिया। अजनबी ने कहा, मोटे फिक्र ना कर, सरदार तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर देगा। अगर कहो तो तुम्हारा हिस्सा तुम्हें अभी दे दूं। और अजनबी ने खंजर निकालकर मोटे की गर्दन पर रख दिया। मोटा यहूदी कुछ घबरा गया, फिर मुस्कुराकर बोला, जनाब आप हमारे आका हैं, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। अजनबी ने कहा, चलो अभी खाना लाओ, तुम्हारी जान बाद में निकालूंगा। जो हुक्म मेरे आका। ये कहकर मोटा यहूदी सर झुकाकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वहां खाना लगा दिया गया। अजनबी खाना खाकर बाहर निकल गया। मारिया ने सोचा कि उस आदमी का पीछा करना चाहिए कि ये कहाँ जाता है और उसका सरदार कौन है। अजनबी बाहर निकलकर घोड़े पर सवार हुआ और समंदर के किनारे से हटकर शहर के मकानों के पीछे से मैदान की तरफ चलने लगा। मारिया के पास घोड़ा नहीं था। उसने इधर उधर देखा। सराय के बाहर अभी एक सिपाही ने घोड़ा लाकर खड़ा ही किया था। मारिया ने आओ देखा न था, आगे बढ़कर घोड़े पर सवार हो गई और उसे लेकर अजनबी मुसाफिर के पीछे पीछे चल पड़ी। घोड़े को गायब होता देखकर मालिक ने शोर मचा दिया, मगर वहां कहीं उसका घोड़ा था ही नहीं। मारिया अजनबी मुसाफिर का पीछा करते करते शहर से बाहर निकल गई। शहर से बाहर आकर एक अजनबी मुसाफिर एक हवेली के आगे खड़ा हो गया। खुदा मालूम वो इस हवेली में क्या करना चाहता था। मारिया भी उसके करीब ही खड़ी हो गई। अजनबी मुसाफिर ने हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। एक औरत ने आकर दरवाजा खोल दिया। अजनबी मुसाफिर ने घोड़े को एक तरफ खड़ा किया और हवेली के दरवाजे में से होकर अंदर चला गया। मारिया ने भी घोड़े से उतरकर उसे एक दरख्त के साथ बांधा और हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। उसी खादमा ने दरवाजा खोलकर इधर उधर झांका, कौन है? फिर मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाती हुई हवेली का दरवाजा बंद करके वापस चली गई। इस दौरान में मारिया हवेली के अंदर दाखिल हो चुकी थी। हवेली के अंदर एक लंबी ड्योढ़ी थी। सामने एक दालान था। मारिया ड्योढ़ी से गुजरकर दालान में आई। यहाँ एक कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर से आदमियों के बातें करने की आवाजें आ रही थी। मारिया चुपके से दरवाजे में से होकर अंदर आ गई। दरवाजा जरा सा खुला तो अंदर किसी ने कहा, ये दरवाजा किसने खोला? हवा का झोंका होगा सरदार। कमरे में चोरों का सरदार काफका अपने दो साथियों के हमरा बैठा खाने से फारिग होकर कहवा पी रहा था। मारिया उसे पहचान न सकी। उसने काफका को पहले कभी देखा नहीं था। उनमें वो अजनबी मुसाफिर भी था जो अभी अभी सराय से निकल कर आया था। उस अजनबी मुसाफिर ने सरदार से कहा, काफका सराय का मोटा आदमी दबी जुबान में आज अपना हिस्सा मांग रहा था। मारिया को मालूम हुआ कि सरदार का नाम काफका है। काफका ने कहका लगाकर कहा, मालूम होता है उसका आखिरी वक्त आ पहुंचा है जो मुझसे अपना हिस्सा मांग रहा है। अजनबी बोला, अगर हुक्म दो तो अभी जाकर उसकी गर्दन उतार कर ले आऊं। सरदार काफका ने कहा, नहीं, उस बेचारे को क्या मारना, वो तो पहले ही आधा मरा हुआ चूहा है। हाँ, ऐसा करो कि उसे खजाने के अशरफियों में से थोड़ी सी अशरफियां इनाम के तौर पर दे दो। आखिर ये सारी साजिश उसी कहवा खाने में हुई थी। अजनबी मुसाफिर ने कहा, जैसे आपकी मर्जी सरदार। दूसरा चोर बोला, लेकिन सरदार इस तरह अगर हमने दूसरों को अशरफियां बांटना शुरू कर दी तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, सारे का सारा खजाना खत्म हो जाएगा। सरदार काफका ने मुक्का लहराकर कहा, कौन खत्म कर सकता है मेरे खजाने को? मैंने अपनी जान हथेली पर रखकर इस खजाने को जहाज पर से लूटा है। मेरे बेहतरीन दोस्त इस मुहिम में हलाक हुए हैं। ये खजाना सिर्फ मेरे पास रहेगा। इसके हीरे जवाहरात और सोना चांदी सब मेरा है। फिर किसी ने जुबान खोलने की जरूरत की तो मैं उसकी जुबान काट कर रख दूंगा। तीनों चोर खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद काफका ने कहा, मैं मोटे यहूदी से एक बात करके अभी आता हूँ। तुम लोगों में से यहाँ से कोई ना हिले। शायद इस वक्त हमें किसी नई जगह डाके के लिए जाना होगा। सरदार बाहर निकल गया। मारिया ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसे खजाने का सुराग मिल गया था। तो गोया वो सरदार काफका था जिसने जहाज पर रात को हमला करके खजाना उड़ाया था। मारिया दिल में बड़ी खुश हुई कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। उसने सोचा कि अभी जाकर वो अंबर और नाग को सारे हालात बता दे तो अच्छा है, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हुआ था कि खजाना किस जगह रखा गया है।
वो यही बातें सोच रही थी कि चोर आपस में बातें करने लगे। अजनबी मुसाफिर जो हट्टा कट्टा चोर था बहुत गुस्से में लगता था। उसने अपने दो साथियों से कहा, काफका की ये बात मुझे हरगिज पसंद नहीं कि वो खजाने की सारी दौलत अपने पास रखना चाहता है। आखिर हमारे साथियों ने अपनी जानें किस लिए कुर्बान की थी। मैं भी इस चोरी में सरदार के साथ था। जहाज का भूत मुझे भी कत्ल कर सकता था। दूसरा चोर बोला, मैं तो मरते मरते बचा था। अगर मैं जहाज पर से छलांग न लगा देता तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाता। तीसरे चोर ने कहा, सरदार काफका लालची और हठधर्म है। खजाने की दौलत पर हमारा भी उसी तरह का है जिस तरह से दूसरे साथियों का है। अजनबी बोला, मगर दोस्तों मेरी एक बात याद रखो, सरदार काफका हम लोगों में खजाने में से एक फूटी कौड़ी तक नहीं देगा। अगर उसे जरूरत हुई तो हम सब का खून कर देगा, लेकिन हमारा हिस्सा हमें नहीं देगा। क्या तुम्हें मालूम नहीं इसने यहूदी के साथ क्या किया? हालांकि वो शख्स सरदार का पुराना दोस्त था और उसने हमेशा सरदार को फायदा पहुंचाया था, मगर सरदार ने लालच में अंधा कर उसे भी मार डाला ताकि वो उसे खजाने में हिस्सेदार न बना सके। अब वो हम लोगों को क्या समझता है, वो हमें कुछ भी नहीं देगा। एक चोर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम सरदार काफका से उसका बदला ले सकते हैं। दूसरा बोला, हम सरदार काफका को कत्ल कर देंगे। हमने सैकड़ों लोगों को कत्ल किया है। हमारे लिए सरदार को कत्ल करना कोई अनोखी या मुश्किल बात नहीं। अजनबी चोर एकदम से ठिठक गया। ठहरो, तुमने बड़ी उम्दा बात कह दी है। ये बात मेरे दिल में लगी है। अगर हम आपस में मिलकर सरदार को मार डालें तो ना सिर्फ हम खजाने पर कब्जा कर सकते हैं बल्कि बाकी साथियों पर भी गलबा हासिल कर सकते हैं। पहले चोर ने कहा, मैं सरदार को कत्ल करने पर तैयार हूँ। उस शख्स ने एक बार मेरे बड़े भाई को महज इसलिए हलाक कर दिया था कि वो उसके आगे खड़ा था। दूसरे चोर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हमें एक बात का यकीन दिलाना होगा कि खजाने में हमें बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। अजनबी मुसाफिर ने कहा, इस बात की मैं तुम्हें जमानत देता हूँ। सरदार को कत्ल करने के बाद हम सीधा पहाड़ों वाली अपनी खुफिया गार में जाएंगे और फौरन खजाने पर कब्जा करके ऐलान कर देंगे कि सरदार हम हैं। काफका का कटा हुआ सर हम गार के अंदर लटका देंगे। हम तीनों गिरोह के सरदार बन जाएंगे। पहला चोर बोला, अगर दूसरे साथियों ने हिस्सा मांगा तो क्या जवाब देंगे? अजनबी बोला, मेरा ख्याल है कि अगर हम खजाने में से थोड़ा बहुत सोना साथियों में बांट दें तो ये बात हमारे हक में अच्छी होगी। हम सरदार काफका के इबरतनाक अंजाम से बच जाएंगे। मुझे मंजूर है, मुझे भी मंजूर है। अजनबी बोला, तो फिर खामोश हो जाओ और सरदार काफका का इंतजार करो। वो आ ही रहा होगा, मगर हम उसे किस जगह और कैसे कत्ल करेंगे? पहला चोर बोला, मेरा ख्याल है कि उसको अभी इसी वक्त खत्म कर देना चाहिए। हमें सरदार काफका को उसी कमरे में कत्ल करके उसका सर अपने साथ ले जाकर गार में लटका देना चाहिए। दूसरे चोर ने कहा, यह मुनासिब ख्याल है, मैं आपके साथ हूँ। अजनबी मुसाफिर ने कहा, सरदार काफका की गर्दन कौन उड़ाएगा? पहला चोर बोला, ये काम मैं करूंगा, क्योंकि उस जालिम शख्स ने मेरे भाई का खून किया है। मैं उसे अपने भाई के खून का बदला लेना चाहता हूँ। अजनबी मुसाफिर बोला, शाबाश, तुम एक गैरतमंद बहादुर चोर हो। तुम्हें जरूर अपने भाई का बदला लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे भाई की रूह आसमानों में परेशान रहेगी। मैं तैयार हूँ। अजनबी मुसाफिर ने कहा, ये लो तलवार। ये तलवार ज्यादा तेज और ज्यादा लंबी है। अपनी तलवार तुम मुझे दे दो। अब तुम तैयार हो जाओ, सरदार आता ही होगा। इतने में नौकरानी ने आकर कहा, सरदार काफका आ रहा है। ये कहकर नौकरानी बाहर निकल गई। अजनबी और दूसरे दोनों चोर खबरदार हो गए। पहले चोर ने अपनी तलवार को अच्छी तरह से देखा और खामोश होकर सतून के साथ लगकर बैठ गया। इतने में सरदार काफका बहुत खुश अंदर दाखिल हुआ। उसने आते ही कहा, मोटे यहूदी ने एक ऐसे काफले के बारे में बताया है जो परसों सराय में पहुंच रहा है। उसमें बड़े बड़े अमीर ताजर सफर कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मालो मता उनके पास होगा। हमें उस काफले को रास्ते में ही जाकर लूट लेना होगा। अजनबी मुसाफिर ने कहा, हम तैयार हैं सरदार। सरदार ने कहा, हमें गार में चलकर दूसरे साथियों को भी खबरदार करना होगा। काफला परसों सुबह सहरा में करीब करीब होगा। मेरा ख्याल है कि हम परसों पहले पहरे रास्ते में हमला कर दूं और काफले को लूट लूं। अजनबी बोला, आपका ख्याल ठीक है सरदार, तो फिर चलो गार में चलकर तैयारियां शुरू करते हैं। हाँ सरदार, चलें। इस दौरान में बाकी दोनों चोर खामोश बैठे थे। सरदार ने उठते हुए एक चोर से कहा, तुम खामोश क्यों हो? इससे पहले कि चोर जवाब देता, अजनबी मुसाफिर ने आंख से इशारा किया। पहले चोर ने बिजली की सी तेजी के साथ तलवार लहराई और सरदार ठहरने भी न पाया था कि तलवार का वार उसकी गर्दन पर पड़ा और सर कटकर नीचे गिर पड़ा। अजनबी मुसाफिर और दूसरे चोरों ने जल्दी जल्दी सरदार की तड़पती हुई लाश को एक खाली लकड़ी के संदूक में डालकर बंद कर दिया और उसका सर उठाकर बोरी में डाला और कहा, अब जल्दी यहाँ से निकल चलो, हमें गार में जाकर इस सर को लटकाना है। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मारिया उनके मुंह ही तकती रह गई। उन लोगों ने सरदार की गर्दन उड़ाने में बड़ी फुर्ती दिखाई थी। वो तीनों सरदार का सर बोरी में बंद करके कमरे से बाहर निकल गए। मारिया भी उनके पीछे पीछे बाहर आ गई। वो अब ये मालूम करना चाहती थी कि उन चोरों का गार कहाँ है, क्योंकि खजाना गार के अंदर ही था। तीनों चोर बाहर निकलकर घोड़ों पर सवार हुए और सरपट घोड़े दौड़ाते निकल गए।
मारिया का घोड़ा भी एक तरफ बंधा हुआ था। वो भी घोड़े पर सवार हुई और चोरों का पीछा करने लगी। तीनों चोर बस्ती से निकलकर मैदान में आए। मैदान को अबूर करके वो खेतों में से गुजरते ऊंची नीची पहाड़ियों की तरफ निकल गए। मारिया बराबर उनका पीछा कर रही थी। अब वो एक वादी में आ गए। यहाँ रेत ही रेत थी, कहीं कहीं खजूरों के झुंड खड़े थे, आसपास पहाड़ियां थी। मारिया उनके पीछे पीछे चली आ रही थी। सामने एक पुराना सा खंडर आ गया। तीनों चोर उस खंडर के पास आकर रुक गए। उन्होंने एक जगह से पत्थरों की बड़ी बड़ी सिलों को हटाया। नीचे से एक दरवाजा निकल आया। चोरों ने घोड़े को एक तरफ बांधा और गार के अंदर दाखिल हो गए। मारिया उस वक्त तक अपने घोड़े को एक तरफ छुपा चुकी थी। वो भी चोरों के पीछे पीछे गार में दाखिल हो गई। अंदर दूसरे चोर बैठे मुख्तलिफ काम कर रहे थे। कोई तेज तलवार कर रहा था, कोई तीर कमान बना रहा था। अजनबी मुसाफिर ने जाते ही सरदार काफका का सर बोरी में से निकालकर नेज़े में लटका कर ऊपर कर दिया। सुनो मेरे साथियों, हमने इस जालिम सरदार को कत्ल कर दिया है, जो हमारे चुराए हुए माल को अकेला ही हजम करना चाहता था। अब इस माल में तुम सब का हिस्सा है। आज से मैं तुम्हारा सरदार हूं और तुमसे वादा करता हूं, ना सिर्फ ये कि तुम्हें जहाज में से लूटे हुए खजाने का हिस्सा मिलेगा, बल्कि हर चुराए हुए माल को तुम सब में तकसीम कर दिया जाएगा। पहले तो चोर बड़े हैरान हुए और सरदार के सर को खौफजदा होकर देखने लगे। फिर जब नए सरदार ने ऐलान किया कि उनमें चोरी का माल और खजाने का सोना बराबर बांटा जाएगा, तो वो खुश हो गए। उन्होंने खुशी से नए सरदार के हक में नारे लगाए, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे सरदार हो। काफका हमेशा से हम पर जुल्म करता रहा है, अच्छा किया उसे कत्ल कर दिया गया। अजनबी सरदार ने कहा, शाबाश मेरे गैरतमंद साथियों, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आज से मैं तुम्हारा सरदार हूँ, बल्कि मैं तुम्हारा खादिम हूँ। मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा और तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये सारा माल तुम सब में बराबर तकसीम कर दिया जाएगा। परसों हमें एक काफले पर डाका डालना है, तुम लोगों को तैयार रहना होगा। उस डाके के माल को भी तुम सब में बराबर बराबर तकसीम कर दिया जाएगा। चोरों ने नया सरदार जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। सरदार काफका का सर गार के अंदर छत से लटका दिया गया। मारिया एक तरफ खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी। वो अजनबी मुसाफिर यानी नए सरदार की चालाकी पर बड़ी हैरान थी कि कमबख्त ने किस तरह आन की आन में सरदार का सर कटवा दिया और फिर खुद सरदार बन बैठा। मारिया गार को देखकर बड़ी हैरान हुई, क्योंकि यहाँ बहुत सा मालो दौलत जमा था। हर तरफ बोरियों में रेशमी थान और चांदी के जेवरात थे। ये सारे का सारा लूटा हुआ माल था। वो अपना खजाना देखना चाहती थी। खजाने का संदूक उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। उस वक्त तो सिर्फ वो ये चाहती थी कि जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलकर अंबर और नाग के पास जाए और उन्हें बताए कि खजाने का पता चल गया है। अब उसने बाहर की तरफ खिसकना शुरू कर दिया। इत्तफाक से पीछे हटते हुए उसका पैर एक कांसी के गुलदान से टकरा गया, जो जमीन पर पड़ा था। गुलदान लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरा। तमाम चोरों ने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर वहाँ सिवाय उल्टे हुए गुलदान के और कुछ नहीं था। मारिया गार में से बाहर निकल गई। गार में से निकलते ही मारिया ने घोड़े को समंदर की तरफ डाल दिया। शाम का अंधेरा चारों तरफ फैल रहा था। अंबर और नाग जहाज के अर्शे पर खड़े थे। नाग ने सर पर पट्टी बांध रखी थी। उसका हाल पहले से अच्छा था, सर का दर्द गायब हो चुका था। वो मारिया के बारे में परेशान थे कि इतनी देर हो गई वो अभी तक वापस नहीं आई। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है हमने गलती की जो उसे अकेली को भेज दिया। हम में से किसी एक को उसके साथ जाना चाहिए था। अंबर ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मारिया बड़ी समझदार और अक्लमंद लड़की है। वो हर मुसीबत का अकेली मुकाबला कर सकती है। मेरा ख्याल है वो आ रही होगी। इतने में उन्हें घोड़े के हुनहुनाने की आवाज़ सुनाई दी। अंबर ने आवाज़ दी, मारिया क्या ये तुम हो? मारिया ने दूर से जवाब दिया, अंबर भाई मैं आ गई हूँ, खुदा का शुक्र है। अंबर और नाग बड़े खुश हुए कि मारिया वापस आ गई थी। मारिया घोड़े से उतरी तो घोड़ा जाहिर हो गया। अंबर ने कश्ती समंदर में उतार दी। वो खुद मारिया को कश्ती में बिठाकर जहाज में ले गया। नाग, अंबर और मारिया नीचे कैबिन में चले गए। अंबर ने पूछा, कहो मारिया, खजाने का कुछ पता चला? मारिया ने कहा, कुछ क्या, बल्कि खजाने का सारा पता चल गया है। नाग ने कहा, सच कह रहे हो मारिया? तो और क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ? यहाँ से खजाना सरदार काफका चुरा कर ले गया था। सरदार काफका को हलाक कर दिया गया है। खजाना यहाँ से दूर पहाड़ियों के एक खंडर के गार में मौजूद है। अंबर ने कहा, हमें अभी चलकर खजाना वहाँ से लेकर आते हैं। मारिया ने कहा, अभी जाना ठीक नहीं, वहाँ सभी चोर मौजूद है। फिर क्या हुआ, हम उनका मुकाबला करेंगे। अंबर जोश में था। मारिया बोली, अंबर भाई, परसों सुबह सारे चोर एक काफले को लूटने के लिए जा रहे हैं। उस वक्त गार में सिवाय 2-1 पहरेदारों के और कोई नहीं होगा। हम उस वक्त बड़ी आसानी से खजाना उठाकर ले आएंगे। फिर मारिया ने अंबर और नाग को सारी कहानी सुनाई कि उसने खजाने का सुराग किस तरह लगाया था। दोनों भाई मारिया की जहानत पर बड़े खुश हुए। अब वो परसों के दिन का इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ नए सरदार ने जाकर सराय के मालिक मोटे यहूदी से मुलाकात की और उसके आने वाले काफले के बारे में पूछा। यहूदी को जब मालूम हुआ कि काफका को कत्ल कर दिया गया है तो वो कहने लगा, नए सरदार, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ, तुम ही सरदार बनने के काबिल थे। काफका एक जालिम शख्स था, उसने कभी किसी साथी को उसका हक नहीं दिया था। खुदा का शुक्र है कि हम लोगों की जानें उसके अजाब से छूटी।
नए सरदार ने कहा, ये फजूल बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि नया काफिला कहाँ से आ रहा है और उसमें किस किस मुल्क के ताजरों का माल है। मोटा यहूदी बोला, मेरे मुखबिरों ने मुझे आकर खबर दी कि ये काफिला मुल्क शाम से आ रहा है। इसमें मिस्र और बाबुल के बड़े बड़े अमीर ताजरों का माल है। अगर हम उसे लूटने में कामयाब हो गए तो हम दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होंगे। नए सरदार ने कहा, क्या काफिले के साथ हिफाजती सिपाही भी आ रहे हैं? यहूदी बोला, मैंने ये भी मालूम कर लिया है। काफिले के साथ जो सिपाही आने हैं उनकी तादाद ज्यादा नहीं, हम बड़ी आसानी से उन पर काबू पा सकेंगे। नए सरदार ने कहा, ठीक है, हम परसों काफिले को रास्ते में ही जा पकड़ेंगे। ये दौलत हमसे बचकर नहीं जा सकती। मोटे यहूदी ने डरते डरते कहा, सरकार, मेरे आका, हम आपके गुलाम हैं, आपको काफिलों की खबर करके रोटी कमाते हैं। इस दफा मुझे ज्यादा इनाम मिलना चाहिए। नए सरदार ने मुस्कुरा कर कहा, फिक्र न करो, इस दफा तुम्हें पहले से ज्यादा माल मिलेगा। शुक्रिया शुक्रिया, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपको दुआएं दूंगा। नए सरदार ने कहवा खाने से निकलकर गार में जाते ही सब चोरों को खबरदार कर दिया। उसने तैयारी शुरू कर दी। दूसरे रोज आधी रात को वो लोग गार में से निकल गए। घोड़ों पर सवार उन्होंने उस शाहराह का रास्ता लिया जिधर से काफिले गुजरा करते थे। वो काफिले को रास्ते में ही लूटना चाहते थे। उधर चोर गार में से निकले, दूसरी तरफ अंबरनाग और मारिया तीनों घोड़ों पर सवार होकर गार की तरफ खजाना वापस लेने चल खड़े हुए। चोर काफिले की तरफ बढ़ रहे थे और अंबरनाग चोरों के गार की तरफ बढ़ रहे थे। दूर से चोरों ने सहरा में गर्द उड़ती देखती तो नए सरदार ने कहा, होशियार हो जाओ, काफिला चला आ रहा है। चोर होशियार हो गए। वो दो टोलियों की सूरत में बट गए और उन्होंने पहलू से होकर काफिले की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें ये खबर नहीं मिली थी कि काफिले के साथ फौज की भारी तादाद सफर कर रही थी। ये फौज एक शहर से दूसरे शहर जा रही थी। नए सरदार को कुछ मालूम न था। उसका ख्याल था कि काफिले के साथ ज्यादा से ज्यादा 15-20 हिफाजती सिपाही होंगे, जैसा कि आमतौर पर काफिलों के साथ हुआ करते हैं। काफिले के करीब आकर नए सरदार ने चीख कर कहा, काफिले पर हमला करके लूट लो, औरतों को उठा लो और बच्चों को कत्ल कर दो। चोरों ने काफिले पर हमला कर दिया। काफिले वालों ने जब देखा कि डाकुओं का एक गिरोह उन पर हमला करने के लिए बढ़ रहा है तो फौज खबरदार हो गई। फौज के सिपाहियों ने घोड़ों पर सवार होकर तलवारें खींच लीं और काफिले से बाहर निकलकर चोरों को घेरे में ले लिया। अब नए सरदार को अपनी गलती का एहसास होगा कि वो क्या कर बैठा है, मगर अब वक्त गुजर चुका था। अब वो वापस भी नहीं भाग सकता था क्योंकि फौज ने उनको चारों तरफ से घेरे में ले लिया था। मजबूर होकर चोरों ने मुकाबला शुरू कर दिया। जंग छिड़ गई। तलवारें, नेज़े और तीर कमान बरसने लगे, मगर चोर के पांव नहीं होते। गुनाह करने वाला बुज़दिल होता है। चोर फौज का मुकाबला ना कर सके, उनके पांव उखड़ गए। वो भागने लगे, मगर वहां से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते थे। चारों तरफ से फौज ने उनको घेरे में ले रखा था। उसका नतीजा ये निकला कि वो कट कट कर मरने लगे। फौज के सिपाही बड़े बहादुर और तजर्बाकार सिपाही थे। उन्होंने एक एक करके सारे के सारे चोरों को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। नया सरदार अपनी जान बचाकर भागा तो सिपाही उसका पीछा करने लगे। नए सरदार के सारे साथी मारे जा चुके थे। उसे इस बात का भी बड़ा सदमा था। वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वो घोड़े पर सवार भागा जा रहा था कि खट से एक तीर उसकी गर्दन में लगा। उसके हाथ से घोड़े की बागें छूट गई और वो औंधे मुंह घोड़े पर से उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। फौज चोरों के सरदार के सर पर पहुंच गई। एक सिपाही ने चोरों के सरदार को नेज़े में पिरो लिया। नेज़ा उसके सीने में घोंप दिया। नया सरदार रेत पर तड़पने लगा। फौज के सिपाही वापस काफिले में आ गए। मैदान डाकुओं से साफ हो गया था। चोरों की लाशें मैदान में जगह जगह बिखरी पड़ी थी। काफिला फिर से अपने सफर पर रवाना हो गया। अब मारिया, अंबर और नाग की तरफ आते हैं। वो तीनों बहन भाई घोड़ों पर सवार गार की तरफ बढ़ रहे थे। मारिया उन्हें पहाड़ों के खंडरों में ले आई। अंबर ने पूछा, मारिया, क्या यही वो खंडर है जहाँ डाकुओं का गार है? हाँ भाई अंबर, इस जगह वो गार है जहाँ हमारा खजाना छुपा कर रखा गया है। नाग ने कहा, यहाँ जरूर इर्द गिर्द डाकुओं ने पहरा लगा रखा होगा, हमें बड़ी होशियारी से आगे बढ़ना होगा। अंबर बोला, मेरा ख्याल है हम यहाँ एक तरफ छुप जाते हैं। मारिया, तुम आगे जाकर मालूम करो कि पहरा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। मारिया घोड़े पर से उतरकर गार की तरफ चली। नाग का ख्याल बिल्कुल ठीक था। गार का जहाँ दरवाजा था उसके ऊपर आमने सामने बैठे दो डाकू तीर कमान लिए पहरा दे रहे थे। वो तो मारिया को देख नहीं सकते थे, मगर मारिया उन दोनों को पत्थरों के पीछे छुप कर बैठे और आपस में बातें करते सुन रही थी। एक कह रहा था, सरदार काफिले पर हमला करने गया हुआ है, इस बार हमें उम्मीद है कि ज्यादा माल मिलेगा। काफका तो हमें कुछ नहीं देता था। दूसरे पहरेदार ने कहा, मेरा भी ख्याल यही है, लेकिन अभी तक ये लोग वापस क्यों नहीं आए? पहले तो इतनी देर में वापस आ जाया करते थे। पहले ने कहा, माल असबाब ज्यादा हाथ लगा होगा, उन्हें घोड़ों पर लाद रहे होंगे। हाँ, ये बात ठीक मालूम होती है। मारिया चुपके से वापस चली गई। उसने अंबर और नाग को बताया कि गार के दरवाजे पर आमने सामने दो पहरेदार पहरा दे रहे हैं। अंबर और मारिया ने नाग को उसी जगह खड़ा रहने दिया
और खुद पहरेदारों की खबर लेने चल पड़े। वो पहाड़ी के पीछे से ऊपर आए। मारिया एक पहरेदार के पीछे से निकली और अंबर दूसरे पहरेदार के पीछे आकर खड़ा हो गया। पहरेदार बड़े मजे से बातें कर रहे थे। मारिया ने जमीन पर से पत्थर उठाकर पहरेदार के सर पर मारा। वो चकराकर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब दूसरे पहरेदार ने देखा कि उसका साथी गिरकर बेहोश हो गया है तो वो हैरान होकर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वहां कोई भी आदमी नहीं था। अभी वो पूरी तरह खड़ा नहीं हुआ था कि अंबर ने पीछे से पत्थर मारकर उसे भी बेहोश कर दिया। अंबर और मारिया ने मिलकर उनके मुंह कपड़े से बांधकर हाथ पांव रस्सियों से जकड़ दिए। अंबर ने सीटी बजाकर नाग को खबरदार किया। नाग ने सीटी की आवाज सुनी तो वो घोड़ों को एक तरफ बांधकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उस वक्त मारिया और अंबर भी दरवाजे के सामने आ चुके थे। अंबर ने नाग को बताया कि दोनों पहरेदारों को मुंह बंद करके रस्सियों में जकड़ दिया गया है। नाग ने मारिया से कहा, मारिया, गार का दरवाजा किस जगह पर है? यहाँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरा मतलब है दरवाजा कहीं नजर नहीं आ रहा। मारिया ने आगे बढ़कर एक जगह से पत्थर हटा दिया और कहा, इसके नीचे जो सिल रखी है यही गार का दरवाजा है। अंबर और नाग ने मिलकर सिल को एक तरफ हटा दिया। अब गार का दरवाजा नमदार हो गया। मारिया ने अंबर को खबरदार किया कि हमें जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि सरदार काफले को लूटकर अपने डाकुओं समेत और साथियों समेत वापस आ रहा होगा। अंबर ने आहिस्ता से पूछा, कितने कितने सिपाही होंगे? मारिया ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि अंदर कोई भी नहीं होगा। नाग बोला, हमें इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि अंदर कोई डाकू नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अंदर भी डाकू मौजूद हों। इतना बड़ा खजाना और माल और दौलत ये लोग खाली छोड़कर नहीं जा सकते। मारिया ने कहा, मैं नीचे जाकर पता करती हूँ कि अंदर कितने सिपाही मौजूद हैं। मारिया गार में आगे बढ़ने लगी। बड़े दालान में जाकर उसने देखा कि इधर उधर 6-7 सिपाही खजाने और चांदी सोने के संदूकों पर पहरा दे रहे थे। वो आपस में हंस हंस कर बातें भी कर रहे थे। मारिया ने वापस आकर अंबर और नाग को बताया कि 6-7 डाकू अंदर पहरा दे रहे हैं। नाग ने कहा, अंबर भाई, इन लोगों से मैं और मारिया निपट लेंगे, आप इसी जगह खड़े रहें। अंबर ने सरगोशी में कहा, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा, मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा? मारिया ने कहा, तो फिर अमर भाई तुम हमारे पीछे पीछे आना, हम वहां पहले चलेंगे। नाग ने उसी वक्त फनकार की और सांप की शक्ल इख्तियार कर ली। वो गार की दीवार पर चढ़ गया और रेंग रेंग कर आगे बढ़ने लगा। मारिया उसके साथ साथ चल रही थी। अंबर बहुत पीछे था। सिपाही बड़े मजे से इधर उधर पहरा देते हुए चल रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। मारिया उनके बिल्कुल करीब पहुंच गई। ऊपर से सांप भी करीब आ गया। सांप दीवार पर से उतरकर नीचे आ गया। उसने एक बैठे हुए पहरेदार को चुन लिया। वो जल्दी से उसके पास आया और उसकी गर्दन पर डस दिया। डाकू ने सांप को देखकर चीख मारी, सांप ने मुझे डस लिया। वहां एक शोर समझ गया। डाकू सांप की तरफ लपके, मगर सांप गायब हो चुका था। डाकू के खून में नाग का खतरनाक जहर दाखिल हो गया था। वो बेहोश होने लगा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। उधर मारिया ने एक डाकू के हाथ से तलवार छीन ली। डाकू ने चौंक कर पीछे देखा, वहां कोई भी नहीं था। उसने साथी से कहा, मेरी तलवार किसने छीन ली है? मुझे क्या मालूम, मेरे पास तो अपनी तलवार है। फिर मेरी तलवार कौन ले गया? इतने में मारिया ने तलवार का वार करके डाकू की गर्दन उड़ा दी। नाग ने इस अरसे में दूसरे डाकू को भी काट दिया। वो भी जहर के असर से चीख मारकर नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा। मारिया ने एक और डाकू के सीने में तलवार घोंप दी। ये कत्लेआम देखकर बाकी के डाकू बुखला गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। डाकू कत्ल हो रहे थे और कातिल नजर नहीं आ रहा था। इतने में अंबर तलवार हाथ में लिए नमदार हो गया। डाकुओं ने एक मर्द को देखा तो वो उस पर टूट पड़े। अंबर 4 डाकुओं के साथ अकेला मुकाबला करने लगा, मगर वो अकेला ही उन चारों पर भारी था। इस बार डाकू बार बार वार कर रहे थे। अंबर पर तलवार के किसी वार का असर नहीं हो रहा था। उल्टा अंबर ने देखते ही देखते 3 डाकुओं को हलाक कर दिया। अब एक डाकू रह गया। मारिया ने उसे भी कत्ल कर दिया। अब मैदान साफ था। गार में उन्होंने अपने खजाने की तलाश शुरू कर दी। डाकुओं के गार में उस वक्त कोई नहीं था। सिर्फ अंबर, मारिया और नाग खजाना को तलाश कर रहे थे। आखिर उन्हें एक जगह अपने खजाने का संदूक मिल गया। नाग और अंबर ने संदूक को कंधों पर उठाया और उसे लेकर बाहर आ गए। गार के दरवाजे पर उन्होंने संदूक रख दिया। अंबर ने कहा, मारिया घोड़े इसी जगह ले आओ। मारिया घोड़े लेने चली गई। नाग ने अंबर से पूछा, इस गार में जो बेशुमार दौलत पड़ी है वो किस काम आएगी? अंबर ने कहा, डाकू आकर उसे संभालेंगे। हमें इतनी दौलत लेकर क्या करना है? कमबख्त, ये हमारा खजाना पहले ही हमारे लिए मुसीबत बन रहा है। अगर ये हमारे पास ना होता तो इस वक्त हम स्पेन की बंदरगाह पर पहुंच गए होते। नाग ने कहा, अंबर भाई, ये सारा माल लूटा हुआ है, डाकुओं का अपना नहीं। आखिर उन्हें भी तो सबक सिखाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इस गार को आग लगाकर सारा माल जला देते हैं। अंबर बोला, ख्वामख्वाह आग लगाने से कुछ नहीं होगा। शायद हमारी तरह से कोई दूसरा आदमी यहाँ आए और डाकुओं को शिकस्त देकर ये सारा माल अपने कब्जे में कर ले। मारिया घोड़े लेकर आ गई। उसने दोनों की बातें सुनकर कहा, मेरा तो ख्याल है कि यहाँ से सारे जेवरात और दौलत निकाल कर इस बस्ती के लोगों में तकसीम कर देते हैं। अंबर हंसकर बोला, फिर इस बस्ती के हर घर में डाकू चोरियां करके अपना माल वापस ले लेंगे। बड़ा कत्लेआम होगा। दौलत कोई अच्छी चीज नहीं होती।
ये भाई भाई में खून खराबा करा देती है। मारिया ने कहा, तो फिर इस गार को आग लगा देते हैं। नाग ठीक कह रहा है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मारिया बहन, अंबर ने कहा, आग लगाने से सिवाय इसके और कुछ नहीं होगा कि धुआं निकलता देखकर लोग इधर दौड़ेंगे। दौलत को हासिल करने के लिए इनके आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी। हमें क्या जरूरत है फसाद डालने की, हमें अपना संदूक मिल गया है। डाकू जाने और उनका मालो दौलत जाने। आओ अब यहाँ से चलते हैं, जहाज समंदर में अकेला है। उन्होंने संदूक घोड़े पर रखा और घोड़ों पर सवार होकर वापस समंदर की तरफ चलने लगे। सुबह का उजाला फैल गया था। जाते हुए उन्होंने गार के दरवाजे पर सिल रखकर उसे बंद कर दिया। चलते चलते जब वो समंदर के किनारे आए तो ये देखकर उनके हाथों के तोते उड़ गए कि उनका जहाज वहां नहीं था। अरे हमारा जहाज कहाँ चला गया? हम इसी जगह छोड़कर गए थे, उसे कौन ले गया? वो अपने आप तो नहीं जा सकता। वो हैरान और परेशान होकर समंदर के किनारे उस जगह खड़े थे जहां थोड़ी देर पहले उनका जहाज लंगर डाले खड़ा था। अंबर ने कहा, कमाल हो गया, ये भी आखिर जहाज किधर चला गया? उसे कौन ले गया? यहाँ तो कोई ऐसा निशान नहीं मिलता कि जहाज को किसी ने अगवा किया है। अब जब उन्होंने गौर से देखा तो रेत पर बहुत से आदमियों के कदमों के निशान थे। साफ पता चलता था कि किसी डाकुओं के गिरोह ने उनके जहाज को वहां से अगवा कर लिया है। वो रेत पर उदास होकर बैठ गए। खजाना नहीं था तो जहाज उनके पास था। अब खजाना कब्जे में आया तो जहाज गायब हो गया। नाग ने कहा, हमें देर नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने हमारे जहाज को अगवा किया वो भी समंदर में ज्यादा दूर नहीं होंगे। अगर हम उनका पीछा करें तो समंदर में जाकर उन्हें पकड़ सकते हैं। अंबर ने कहा, तुम्हारा ख्याल मुनासिब मालूम होता है, लेकिन सवाल यह है कि हम कश्ती कहाँ से हासिल करेंगे? उधर कुछ कश्तियां नजर आ रही हैं, नाग ने कहा। अंबर बोला, मैं वहां जाकर कश्ती हासिल करता हूं, तुम लोग इसी जगह खड़े रहो। अंबर ने नाग और मारिया को खजाने के पास छोड़ा और वो तीनों घोड़े और बहुत सी सोने की अशरफियां लेकर तेजी से उस जगह पहुंचा जहां चंद एक माहीगीरों की बादबानी कश्तियां खड़ी थी। कुछ माहीगीर धूप में बैठे जाल मुरम्मत कर रहे थे। अंबर ने जाकर उन्हें सलाम किया और पूछा, आपने यहाँ से एक बादबानी जहाज को तो गुजरते नहीं देखा? माहीगीर ने कहा, हाँ, वो अभी अभी यहाँ से लंगर उठाकर रवाना हुआ था। मेरा ख्याल है कि उसमें हुन कौम के सिपाही सवार थे। वो हुन बादशाह का जहाज लगता था। अंबर समझ गया कि चंगेजी फौज उसका पीछा करती वहां आई और उसके जहाज को उठाकर ले गई। अंबर उन माहीगीरों से एक बादबानी जहाज का सौदा करना चाहा तो माहीगीरों ने उसके एवज 100 सोने की अशरफियां तलब की। अंबर ने माहीगीरों के आगे 100 सोने की अशरफियों की थैलियां रखते हुए कहा, मैं तुम्हें ये 3 घोड़े भी इनाम में देता हूँ। माहीगीर तो उठकर खड़ा हो गया। कश्ती हाजिर है जनाब, आप इस कश्ती के मालिक हैं। शुक्रिया। अंबर कश्ती में सवार हो गया। ये कश्ती काफी बड़ी थी और उसके 2 बादबान थे जो काफी मजबूत थे। समंदर में इस किस्म की कश्ती सफर कर सकती है। अंबर ने बादबान खोल दिए और उसे लेकर नाग और मारिया के पास आ गया। जल्दी से कश्ती में सवार हो जाओ। मारिया और नाग ने खजाने का संदूक कश्ती में रखा और खुद भी उसमें सवार हो गए। अंबर ने उन्हें बताया कि उनके जहाज को हुन कौम के सिपाही अगवा करके ले गए हैं। जरूर वो बादशाह और शाही खानदान की तलाश में यहाँ आए होंगे। उन्होंने हमारे जहाज को पहचान लिया होगा और भागते चोर की लंगोटी सही कहकर हमारे जहाज ही को लेकर चल पड़े होंगे। अमर बोला, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब हमें समंदर में तेजी से सफर करके अपने जहाज तक पहुंचना है और उसे दोबारा वापस लेना है। ये हमारी तौहीन है कि हमसे हुन कौम के सिपाही हमारा जहाज छीन कर ले जाएं। मारिया ने कहा, क्या हम 2 बादबानों वाली कश्ती में सफर करते हुए 6 बड़े बादबानों वाले जहाज को पकड़ सकेंगे? अमर बोला, क्यों नहीं। छोटी कश्ती को अगर समंदर के बीच में तेज लहर के ऊपर डालकर बादबान खोल दिए जाएं तो उसकी रफ्तार बड़े जहाज से भी बढ़कर ज्यादा हो जाती है। और उन्होंने ऐसा ही किया। अंबर एक माहिर मल्लाह था। उसे समंदर में जहाज चलाने का बहुत तजुर्बा था। उसने कश्ती के दोनों बादबानों को खोलकर बड़े चप्पू की मदद से कश्ती को खुले समंदर की तरफ लाना शुरू कर दिया। कुतुबनुमा और एक नक्शा उसके पास मौजूद था। वैसे भी वो सितारों की मदद से समंदर में रास्ता तलाश कर सकता था। खुले समंदर में आकर उसने मालूम करने की कोशिश शुरू कर दी कि समंदर की तेज रफ्तार लहर कहाँ है और उसका रुख किस तरफ को है। काफी देर की कोशिश और आवारागर्दी के बाद आखिर वो समंदर की तेज रफ्तार लहर को तलाश करने में कामयाब हो गया। उसने डंडा संभालकर कश्ती को समंदर की बड़ी लहर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। नाग होशियारी से काम लेना। जो ही हमारी कश्ती समंदर की तेज रफ्तार लहर पर आएगी, कश्ती को एक जबरदस्त धक्का लगेगा। तुम्हारा ये काम होगा कि बादबानों की रस्सियों को मजबूती से थामे रखना होगा। अगर बादबान की रस्सियां हाथ से निकल गईं तो कश्ती काबू से बाहर हो जाएगी। नाग ने कहा, फिक्र न करो अंबर भाई, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। अंबर धीरे धीरे कश्ती को धकेलता समंदर की बड़ी लहर के करीब ले आया। समंदर में आमतौर पर गर्म समंदरों के बीच में एक बड़ी ही तेज रफ्तार लहर चला करती है, जिससे बड़े बड़े जहाज भी घबराते हैं। छोटी कश्ती को ये तेज कर देती है, मगर बड़े जहाज को चक्कर देकर घुमाना शुरू कर देती है।
اس لیے जहाज के कप्तान आमतौर पर उस लहर से बचने की कोशिश करते हैं। अंबर एक तजर्बाकार मल्लाह था। उसने बड़ी होशियारी और तजर्बा से काम लेते हुए आहिस्ता से कश्ती को समंदर के तेज धारे पर चढ़ा दिया। उधर नाग ने बादबानों को मजबूती से थामे रखा था। जो ही कश्ती समंदर के तेज धारे पर आई, कश्ती को एक जबरदस्त धचका लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने एकदम से कश्ती को धक्का देकर उसकी रफ्तार बहुत तेज कर दी हो। एक बार तो बादबानों की रस्सियां नाग के हाथों से छूटती छूटती रह गईं। अंबर ने कहा, नाग मजबूती से पकड़े रखना। फिक्र ना करो अंबर भाई। मारिया एक तरफ होकर बैठ गई थी। कश्ती बराबर हिचकोले खा रही थी। उसकी रफ्तार बहुत बढ़ गई थी। अंबर अपनी महारत से कश्ती को समंदर के धारे के बिल्कुल बीच में ले आया। दरमियान में आने से कश्ती ने हिचकोले खाने बंद कर दिए। अब वो डगमगाने के बजाय बड़ी तेजी से मगरिब की तरफ बढ़ रही थी। अंबर ने कहा, एक बादबान लपेट दो नाग। रफ्तार और ज्यादा बढ़ जाने से कश्ती के उलट जाने का खतरा है। नाग ने रस्सियां छोड़ दी। बादबान अपने आप फड़फड़ाता हुआ मस्तूल से नीचे आन गिरा। उसकी रफ्तार अब भी तेज थी। अंबर ने डंडा छोड़ दिया। नाग ने कहा, अंबर भाई तुमने कमाल कर दिया। इस वक्त हमारी कश्ती जिस रफ्तार से चली जा रही है, ये तो हमारे जहाज की रफ्तार से दोगुनी रफ्तार है। मारिया ने हंसकर कहा, अंबर भाई तुम एक बड़े तजर्बाकार मल्लाह हो। अंबर ने कहा, अगर मैं इस गुर से वाकिफ ना होता तो हम उस 2 बादवानों वाली कश्ती में अपने जहाज तक सारी जिंदगी नहीं पहुंच सकते थे। अब हमारा जहाज अगर इस सिमत को गया है तो हम एक रोज के अंदर अंदर उसके करीब जा पहुंचेंगे। मारिया ने कहा, अगर वो इस सिमत ना गया होगा तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा अंजाम इस तेज धारे पर क्या होगा? नाग बोला, जहाज का किसी दूसरे सिमत जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अंबर ने कहा, माहीगीरों ने मुझे इसी रुख बताया है। वो लोग जहाज के खुले बादबानों को देखकर ही समझ जाते हैं कि जहाज किस तरफ को सफर कर रहा है। नाग ने कहा, इस हिसाब से तो हम कल सुबह तक अपने जहाज की दूर से झलक देख लेंगे। जरूर नजर आ जाएगी वो, अंबर ने कहा। मारिया बोली, सवाल यह है कि हम अपने जहाज पर कैसे सवार होंगे? जहाज पर सवार होन सिपाही तो दूर से हमें देख लेंगे, वो हमें पहचान लेंगे तो वो यकीनन हमारी कश्ती को आग लगा देंगे और हमारे खजाने पर भी कब्जा कर लेंगे और हमें गिरफ्तार भी कर लेंगे। हम तो बड़े खतरनाक सफर पर निकल खड़े हुए हैं। क्या मैं सच नहीं कह रही? अंबर बोला, मारिया बहन, इन सारी बातों को सोच समझ कर ही हम अपने जहाज की तरफ जा रहे हैं। तुम फिक्र न करो, जिस तरह से तुम सोच रही हो ऐसा नहीं होगा। जहाज की पहली झलक देख कर ही मैं तुम्हें एक तरकीब बता दूंगा। इस तरकीब पर अमल करने से हम जहाज पर पहुंच जाएंगे और हमारा खजाना भी बच जाएगा। मारिया और नाग चुप हो गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अंबर ने क्या तरकीब सोच रखी है। उन्होंने उससे पूछना भी मुनासिब ख्याल न किया। अब तो वो समंदर में निकल पड़े थे। बादबानी कश्ती समंदर के तेज धारे पर बड़ी तेजी से शुमाल मगरिब की तरफ चलती जा रही थी। शाम को उन्होंने कुछ खाया पिया और फिर बारी बारी सोने लगे। अंबर सारी रात कश्ती के सफर पर बैठा सितारों को देखता रहा। सितारों के हिसाब से वो दुरुस्त सिमत को जा रहा था। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।